नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति यानी राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है भाई। तो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान के लोक नाट्य। लोक नृत्य देखे थे तो आज देख लेते हैं अपन लोक नाट्य। भाई लोक नाट्य है क्या? आप मूवीज़ देखते हो तो भाई मूवीज़ के अंदर अपन क्या देखते हैं कि भाई मूवीज़ जो हैं वो समाज का आईना है। उसी तरीके से ये जो लोक नाट्य हैं ये भी समाज को जो है एकजुटता लाते हैं, उसके आईने के तौर पे काम करते हैं। अभी लोक नाट्यों की यानी हमारे फोक ड्रामास की विषय वस्तु क्या रहती थी? फोक ड्रामास के अंदर जो मेन चीज़ें रहती थी वो थी धार्मिक कैरेक्टर्स। कोई इंपॉर्टेंट धार्मिक या पौराणिक लोक गाथा है वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते थे। वीराख्यान, वीरों की कहानियाँ इसके अंदर इंक्लूड की जाती थी। प्रेम की कहानियाँ इंक्लूड की जाती थी। और साथ साथ में अगर हम देखें जो व्यंग्यात्मक रचनाएं थी वो इन सारे के सारे लोक नाट्यों की प्रमुख विषय वस्तु के तौर पर देखी जा सकती थी। अब ये फोक ड्रामास जो हैं ये समाज के अंदर क्या करते हैं? समाज के अंदर एकजुटता लाते हैं, समाज के अंदर रंग भरने का काम करते हैं ये आपके लोक नाट्य। तो ये तो सारी बातें हो गई, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो इन लोक नाट्यों से जरूर आता है। और कैसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये जो ख्याल है ये कौन से एरिया के अंदर प्रचलित है, इसके मुख्य कलाकार कौन से हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो लोक नाट्य की बात करते हैं और लोक नाट्यों में जो सबसे प्रमुख लोक नाट्य है वो है आपके ख्याल। तो ख्याल के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ख्याल के बारे में पता चलती। तो सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्यों में से एक जो कि है राजस्थान के प्रमुख ख्याल। ख्याल का शाब्दिक अर्थ है खेलना या फिर दंगल करना। तो इस फैक्ट के साथ चलते हैं। ख्याल का शाब्दिक अर्थ है खेलना और साथ साथ में दंगल करना, और इसी की चीज़ को अपन कहते हैं ख्याल की प्रतियोगिता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ख्याल का जो सूत्रधार होता है, जो पूरा का पूरा स्टेज संभालता है, उसको कहते हैं हलकारा, और ख्याल के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको कहते हैं खिलाड़ी। तो इन दो फैक्ट्स को अपने याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या कि भाई जो ख्याल है उसके जो सूत्रधार होते हैं उसको कहते हैं हलकारा, और साथ साथ में ख्याल में भाग लेने वाले कलाकार को कहा जाता है आपका खिलाड़ी। ख्याल में भाग लेने वाले ख्याल को कहा जाता है आपका खिलाड़ी। क्लियर हो गई बात? अगर पूछ लिया जाए कि ख्याल गायन का कोई प्रवर्तक है क्या, तो अपने नाम याद रखना है मनरंग का। ख्याल गायन का जो प्रवर्तक है उसका नाम याद रखना है अपने मनरंग। तो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या क्वेश्चन जो इस स्लाइड से आपसे पूछ लिए जाएंगे। पहली चीज तो ये भाई ख्याल का शाब्दिक अर्थ क्या है। दूसरी चीज ख्याल का जो स्टेज मैनेजर होता है, ये जो सूत्रधार होता है, उसको कहते हैं हलकारा, और पार्टिसिपेट करने वाले को क्या कहते हैं? तो भाई खिलाड़ी। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं राजस्थान में सबसे प्रमुख ख्याल में से एक जो कि है आपका तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, तो पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। तुर्रा का मतलब होता है शिव और कलंगी का मतलब होता है पार्वती। तो ये शिव और पार्वती की कहानी जो है वो इस ख्याल की प्रमुख विषय वस्तु है। अब ये जो तुर्रा कलंगी ख्याल है ये कौन से एरिया के अंदर प्रचलित है? तो भैया आपके चित्तौड़गढ़ वाले जो पूरा का पूरा रीजन है उस एरियाज के अंदर जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो तुर्रा कलंगी ख्याल है इसके अंदर चंग वाद्य यंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं शाह अली और तुकनगीर। तो ये सारे के सारे फैक्ट के तौर पे अपन याद करते हैं। एक एक फैक्ट को अपन लाइन बाय लाइन याद करने की कोशिश करते हैं। तो भाई तुर्रा कलंगी ख्याल, इस ख्याल का जो सर्वाधिक प्रचलित क्षेत्र है वो है आपका चित्तौड़गढ़ क्षेत्र, और इसके जो मुख्य संगीत वाद्य यंत्र है उसका इस्तेमाल किया जाता है तो भैया आपका है चंग। तो दो फैक्ट्स डायरेक्ट आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कि चंग वाद्य यंत्र का कौन से लोक नाट्य, कौन से ख्याल के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या बोल दोगे भैया? तो अपने याद कर लेंगे क्या? तुर्रा कलंगी ख्याल। दूसरी चीज कि भाई इसके अंदर जो है अपन को हिंदू मुस्लिम सद्भावना भी देखने को मिलती है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों कलाकार जो हैं वो इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों कलाकार इसमें संयुक्त रूप से जो है इस नाटक को प्रस्तुत करते हैं। इस तुर्रा कलंगी ख्याल की जो विषय वस्तु है वो शिव है, जिसे तुर्रा को तो शिव माना जाता है और कलंगी को पार्वती माना जाता है। इस तुर्रा कलंगी ख्याल के जो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट तौर पर कलाकार हैं उनके नाम है शाह अली और तुकनगीर। शाह अली और तुकनगीर जो है वो तुर्रा कलंगी ख्याल के सबसे मुख्य कलाकारों में से एक है। एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट आएगा कि शाह अली और तुकनगीर कौन से ख्याल से रिलेटेड हैं, तो अपने याद करके बता देंगे क्या? तो भाई अपने तुर्रा कलंगी ख्याल से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुर्रा कलंगी ख्याल से रिलेटेड और फैक्ट्स की। तो पहला फैक्ट तो ये कि ये एकमात्र लोक नृत्य है जिसे मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, और इसीलिए इस ख्याल को जो है वो क्या कहा जाता है? माच का खेल। माच का खेल जो है वो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मंच पर प्रस्तुत किया जाता है।
ठीक है भाई। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भाई अपन ने शाह अली और तुकनगीर के नाम तो याद रखे ही थे तुर्रा कलंगी के तौर पे, लेकिन और भी मुख्य कलाकार हैं जो इस इंपॉर्टेंट ख्याल से रिलेटेड है। तो उनके नाम क्या क्या हैं? एक तो है चेताराम सोनी, हमीर बेग, जयदयाल, ताराचंद ठाकुर और ओमकार सिंह जो है वो इस तुर्रा कलंगी ख्याल के मुख्य कलाकारों में से, प्रसिद्ध कलाकारों में से एक है। ये भी फैक्ट याद रह जाएगा। और कोई बात? तो हाँ भाई, ये जो तुर्रा कलंगी ख्याल है इसकी विषय वस्तु क्या होती है, या कौन कौन सी लोक गाथाओं के ऊपर ये तुर्रा कलंगी ख्याल जो है वो बनाया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। तो विषय वस्तु किसकी होती है? तुर्रा कलंगी ख्याल की प्रमुख ख्यालें कौन सी है? नसीहत, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूरणमल, सागर सेठ का खेल, रुक्मणी मंगल, राजा मोरध्वज, इंद्र सभा, रहन अमीर, भक्त ध्रुव और ऊखा चरित्र जो है वो प्रमुख ख्यालों में से एक है। कौन से ख्याल की? तो भाई तुर्रा कलंगी ख्याल की। क्लियर हो गई बात? कोई घबराने की बात नहीं है। तो अपन तुर्रा कलंगी ख्याल के बाद दूसरे ख्याल की तरफ चलते हैं और वो है आपका जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल तो भाई रीजन तो अपना जो ज्योग्राफिकल रीजन है वो तो अपन को पता ही चल गया कौन से एरिया के अंदर किया जाता था। तो भाई जयपुरी के अंदर, तो जयपुर के अंदर किया जाता था। जयपुरी ख्याल से रिलेटेड बात, इस ख्याल में सभी पात्रों की भूमिकाएं जो है वो महिलाएं निभाती हैं, पहला पॉइंट। और ये एकमात्र ऐसा ख्याल है जिसके अंदर नए प्रयोगों की अत्यधिक संभावनाएं हैं। यानी जो ख्याल का सिस्टम है वो इतना रिजिड नहीं है, उसके अंदर नई नई स्टोरीज इंक्लूड होती जाती है, नए नए किरदार और पात्र जो है वो इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल ख्याल है जिसके अंदर नई नई चीजें जो है वो टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से ऐड ऑन होती जाती। तो इस फैक्ट को भी देख लो कि इसके अंदर जो है वो नए प्रयोगों की अत्यधिक संभावनाएं हमें देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें कि भाई जयपुरी ख्याल की कौन कौन सी विषय वस्तु है, कौन कौन सी लोक गाथाओं के ऊपर ये बेस्ड है, तो उसके बारे में हमें देखना है। जयपुरी ख्याल की लोकप्रिय ख्याल कौन कौन से हैं? जोगी जोगन, पठान, कान गुजरी, मियां बीवी और रसीली तंबोलन जो है वो जयपुरी ख्याल के प्रमुख लोकप्रिय ख्यालों में से एक है। विषय वस्तु देख ली, तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट कलाकार भी होंगे वो देख लो। फैक्ट के तौर पे याद रखना है कि इनके प्रमुख कलाकार जो है वो गुजीगन खाना से आते थे। गुजीगन खाना तो आप याद करो प्रताप सिंह के समय पे जो गंधर्व 22 थी, 22 लोग थे इंपॉर्टेंट, उसे गुजीगन खाना भी कहते थे। गुजीगन खाना में से ही इसके इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कि पात्र या प्रमुख कलाकार आया करते थे, गुनीजन खाना। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ख्याल की तरफ जो कि है आपका कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल तो ज्योग्राफिकल रीजन नाम से पता चल गया, कुचामन सिटी वाला रीजन हो गया। तो कुचामनी ख्याल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए, यह ख्याल जो है वो नागौर के कुचामन के अंदर है। तो भाई आप ज्योग्राफिकली जो है ना इन तीनों ख्याल को सबसे पहले इंक्लूड करते चलो। अगर चित्तौड़गढ़ जाओगे तो कौन से ख्याल देखोगे? तो भाई तुर्रा कलंगी ख्याल, ठीक है भाई। जयपुर जाओगे तो कौन सा ख्याल देखोगे? भाई जयपुरी ख्याल। और अगर नागौर घूमने गए तो कौन सा ख्याल देखोगे? तो भैया अपना कुचामनी ख्याल। ठीक है, ज्योग्राफिकली याद करते चलेंगे, सारे फैक्ट्स जो अपने आसान होते चलेंगे। अब पूछ लिया जाए कि भाई ये जो कुचामनी ख्याल है इसके कोई प्रवर्तक है क्या? तो हाँ भाई आपको नाम याद रखना है लाची राम का। लाची राम जो है इस कुचामनी ख्याल के इनिशिएटर है या फिर प्रवर्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन है कि भाई ये जो कुचामनी ख्याल है उसके प्रवर्तक कौन है? तो लाची राम का नाम आपको याद रखना है। हर एक ख्याल की कोई ना कोई इंपॉर्टेंट विषय वस्तु होती है, तो इस कुचामनी ख्याल की विषय वस्तु होगी। कौन कौन सी विषय वस्तु है अपने? तो एक याद कर लो, कुचामनी ख्याल की प्रमुख ख्यालें कौन कौन सी है? चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल और गोगा चौहान आदि जो है वो इंपॉर्टेंट तौर पर विषय वस्तु है आपके कुचामनी ख्याल की। तो आपने एक चीज नोटिस करी है बढ़िया से कि भाई जब हम कुचामनी ख्याल की बात करते हैं ना, तो हमने कुचामनी ख्याल के अंदर हमने देखा कि अलग अलग विषय वस्तु हैं, और ये वही विषय वस्तु हैं जो हमारे तौर पर लोक कथाओं के तौर पर प्रचलित है, पौराणिक कथाओं के तौर पर प्रचलित है। कुछ धार्मिक हैं यानी लोक देवताओं की हैं, कोई प्रेमाख्यान है, प्रेम से रिलेटेड स्टोरीज हैं, कोई वीर कहानियां हैं। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट कहानियां है ना आपके ख्याल के अंदर स्टोरीज के तौर पर बताई जाती है, और इन स्टोरीज लोगों के मनोरंजन के काम आती है। इस वजह से ये सारे ख्याल इंपॉर्टेंट है। उगमराज इस ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो लाची राम। और अगर मुख्य खिलाड़ी की बात की जाए तो क्या नाम याद रखना है? उगमराज का नाम आपको याद रखना है आपके कुचामनी ख्याल के तौर पे। हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रमुख विशेषता इसकी, ये भाई कुचामनी ख्याल है ना, इसकी 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स है। एक तो ये ओपेरा जैसा होता है, भाई जैसे ओपेरा आपको देखने को मिलता है उसी तरीके से कुचामनी ख्याल भी ओपेरा जैसा होता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई ऐसा कौन सा ख्याल है जो आपको ओपेरा जैसा दिखाई देता है? तो आंसर क्या होगा?
कुचामनी ख्याल, कोई घबराने वाली बात नहीं। और क्या फीचर है इसके, इसमें लोक गीतों की बहुत ज्यादा प्रधानताएं हैं। भाई जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में संवाद तो करते हैं, लेकिन संवाद के दौरान हमें देखने को मिलता है कि लोक गीत जो हैं उनकी बहुत ज्यादा प्रधानता, उनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसमें पूरा का पूरा जो अभिनय है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है, यानी अगर कोई महिला कैरेक्टर भी बनाया गया है तो उसका अभिनय कौन कर रहे हैं, पुरुषों द्वारा जो है वो किया जाता है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट, शेखावटी या चिड़ावा का ख्याल। रीजन के तौर पे देख लिया अपन ने शेखावटी और चिड़ावा, तो अपने पूरे मैप को इमेजिन करो, कहाँ कहाँ घूमने गए। अपन गए चित्तौड़ तो देखा कौन सा ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल। अपन गए जयपुर तो देखा कौन सा, जयपुरी ख्याल। अगर अपन गए नागौर तो अपन ने देखा कुचामनी ख्याल। अब थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाओ राइट साइड में, कहाँ चल जाओगे, शेखावटी, तो शेखावटी के अंदर अपन ने देखा शेखावटी ख्याल। तो शेखावटी ख्याल के इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं, कलाकार देखते हैं, और देखते हैं भाई शेखावटी ख्याल के बारे में क्या पता चलता है। इस ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, नानूराम चिड़ावा। अब दोनों फैक्ट्स मुझे बता दो भाई बिल्कुल बढ़िया से। अगर पूछ लिया जाए कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, तो लाछीराम। कुचामनी ख्याल के मुख्य खिलाड़ी कौन है, तो उगमराज। और अगर पूछ लिया जाए कि शेखावटी ख्याल के जो प्रमुख कलाकार कौन है, तो भाई अपने को याद रखना है क्या, नानूराम चिड़ावा का नाम, नानूराम चिड़ावा का नाम, लाछीराम और नानूराम चिड़ावा का नाम। क्लियर हो गई बात, कुचामनी, लाछीराम और शेखावटी, नानूराम चिड़ावा। क्लियर हो गई बात, और आगे बढ़ते हैं। जबकि इलिया राणा ने जो है वो, इलिया राणा कई जगह पर दुलिया राणा लिखा हुआ है, इस ख्याल के जो है वो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। इन्होंने इनको इस जो आपके नागौरी या हम कहें शेखावटी ख्याल है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचलित करने का योगदान किसको जाता है, तो आपके दुलिया राणा को। क्लियर हो गई बात। प्रमुख प्रवर्तक कौन है, तो नैनूराम चिड़ावा, और साथ साथ में इसके प्रमुख प्रसिद्धकर्ता कौन है, तो दुलिया राणा। कई जगह पर इलिया राणा भी लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाओ। नानूलाल राणा और उजीरा तेजी वजीरा जो है के काल के शेखावटी ख्याल को स्वर्ण काल के तौर पर भी माना जाता है कि भाई शेखावटी ख्याल का जो स्वर्ण काल कौन सा है, तो अपने को याद रखना है नानूलाल राणा, साथ साथ में उजीरा तेजी के वजीरा जो थे उनके दौरान का टाइम जो है हमें स्वर्ण काल के तौर पर देखने को मिलता है। इनके प्रमुख ख्याल कौन से हैं, तो भाई हीर रांझा, हरिश्चंद्र भरथरी, जयदेव कमाली, ढोल मरवण और आला देव जो है वो इस ख्याल की प्रमुख विषय वस्तु, या हम कह सकते हैं शेखावटी ख्याल की प्रमुख ख्यालों में से एक है। अब आपने यहाँ पर भी नोटिस करी कि विषय वस्तु कौन सी है, भाई अपने जो भी लोक गीत रहे हैं या अपनी जो भी लोक कथाएं रही है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भाई आपके अलीबख्श ख्याल की तरफ। तो अलीबख्श ख्याल के बारे में जान लेते हैं कि भाई इसके प्रवर्तक कौन है, तो भाई स्वयं अलीबख्श है। और ये प्रचलित कहाँ पर है, तो भाई अलवर के मंडावर क्षेत्र। यह ख्याल जो है वो मंडावर अलवर के राव राजा अलीबख्श के समय पर मंडावर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। अलीबख्श जो थे वो मंडावर के जागीरदार थे, और अलीबख्श को अपन को नाम याद रखना है कैसे, अलीबख्श ख्याल के प्रवर्तक के तौर पे। तो दूसरा फैक्ट याद कर लो, इस ख्याल के प्रवर्तक कौन है, स्वयं अलीबख्श इसके प्रवर्तक है। इस ख्याल का जो सबसे पहला ख्याल है वो है कृष्ण लीला, जो कि इस ख्याल शैली का सर्वश्रेष्ठ नाट्य जो है वो माना जाता है। अलीबख्श के द्वारा और दूसरे कौन कौन से ख्याल जो है वो बनाए गए, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अलीबख्श द्वारा रचित प्रमुख ख्याल कौन कौन से हैं, कृष्ण लीला, चंद्रावत, निहाल दे, गुलकावली और अलवर का सिफ्तनामा जो है वो इंपॉर्टेंट आपके ख्याल हैं, जो अलीबख्शी ख्याल के तौर पे या अलीबख्श द्वारा जो है वो रचित किए गए। क्लियर हो गए फैक्ट। तो आपने ज्योग्राफिकली सारे के सारे ख्याल को याद कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो अभी कर लो भाई जल्दी से। राजस्थान का मैप, तुर्रा कलंगी देखोगे कहाँ, चित्तौड़। जयपुर ख्याल में जयपुरी ख्याल, जयपुर में ऑब्वियस सी बात है। नागौर के अंदर कुचामनी, और आपके अलवर के अंदर अपन कौन सा ख्याल देखेंगे, तो भाई अलीबख्शी ख्याल। आगे अपनी ये जो ट्रैवलिंग का सेशन है ना, आगे बढ़ता है और चलता है नेक्स्ट ख्याल की तरफ, जो कि है आपका कन्हैया दंगल ख्याल। यह ख्याल जो है ये महावीर जी करौली यानी सफाई माधोपुर, भरतपुर तथा धौलपुर के क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा प्रचलित है। इस ख्याल की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस ख्याल में दो या दो से अधिक पार्टियां जो है उनके बीच में कन्हैया गीतों के बीच में मुकाबला होता है। यानी कि जो ख्याल है उसके अंदर दो डिविजन्स हो जाते हैं, इन दोनों के बीच में जो है वो एक तरीके का व्यंग्यात्मक संवाद होता है, आपस में बातें की जाती है, जो इस ख्याल की प्रमुख विषय वस्तु के तौर पर देखा जाता है। इसी वजह से इसे कन्हैया दंगल ख्याल भी कहा जाता है। दंगल दो लोगों के बीच में होता है, उसी तैयारी से ख्याल का जो पार्टिसिपेंट है वो दो पार्टीज करते हैं, दो ग्रुप्स करते हैं, आपस में व्यंग करते हैं, और उसी संवाद को हम कन्हैया दंगल ख्याल के तौर पर देख सकते हैं। कन्हैया गीतों का इसके अंदर मुकाबला होता है, इसी वजह से इसे कन्हैया दंगल भी कहा जाता है। इसका जो मुख्य कथान है वो कहन है, और इसका जो मुख्य पात्र है वो है आपका मेड़िया।
क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि भाई मेडिया जो है वो किस ख्याल का मुख्य पात्र है, तो अपने याद कर लेना कन्हैया दंगल के ख्याल का। कौन कौन से एरियाज में है वो भी याद रखना है, कौन कौन से एरियाज में, तो करौली, भरतपुर, आपके साथ साथ में सवाई माधोपुर और धौलपुर के क्षेत्रों में ये ख्याल जो है वो प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भाई भेंट दंगल ख्याल। यह ख्याल जो है वो धौलपुर के बाड़ी बसेड़ी क्षेत्र के अंदर काफी प्रचलित है और इस ख्याल के अंदर हम देखते हैं कि देवी देवताओं से जुड़ी जितनी भी लोक कथाएं हैं, जितनी भी लोक गाथाएं हैं, उसका प्रस्तुति जो है वो इस ख्याल के दौरान दी जाती है। देवी देवताओं से जुड़ा हुआ ख्याल कौन सा है, तो आपका भेंट दंगल ख्याल। और साथ साथ में नेक्स्ट है धप्पाणी ख्याल। धप्पाणी ख्याल क्या है, यह ख्याल भरतपुर, अलवर और लक्ष्मणगढ़ के क्षेत्रों में प्रचलित है और इस ख्याल का जो आयोजन है वो किसी मान्यता अथवा बुलाया से जुड़ा हुआ रहता है। धप्पाणी ख्याल के बारे में याद रखना है कि इस ख्याल का जो आयोजन है वो किसी मान्यता या साथ साथ में मान्यता के अलावा साथ साथ में बोलिया से जुड़ा हुआ रहता है। कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया है, तो अपने याद कर लो भरतपुर, भरतपुर के अलावा अलवर और साथ साथ में लक्ष्मणगढ़ जो तहसील है वो इसका इंपॉर्टेंट एरिया, इसके इंपॉर्टेंट प्रचलित क्षेत्र के तौर पर भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट आ गया हेला ख्याल। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, हेला ख्याल तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और भी पूछा जाएगा। इस ख्याल के जो प्रवर्तक होते हैं वो हैं हेला शायर और साथ साथ में इस ख्याल को लालसोट, दौसा और साथ साथ में सवाई माधोपुर क्षेत्र में प्रचलित है। लालसोट जो कि आपके दौसा जिले में स्थित है और सवाई माधोपुर क्षेत्र में प्रचलित होने वाला कौन सा ख्याल है, बार बार याद कर लो कौन सा ख्याल है भैया, तो हेला ख्याल है अपने। हेला ख्याल के साथ साथ में इस ख्याल का जो मुख्य संगीत वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, नौबत। अब मुझे बताओ जल्दी से कि भाई जो चंग वाद्य यंत्र है वो कौन से ख्याल का मुख्य वाद्य यंत्र है, तो भाई तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी का। और अगर पूछ लिया जाए नौबत, नौबत कौन से संगीत वाद्य यंत्र या कौन से ख्याल का मुख्य संगीत वाद्य यंत्र है, तो कौन सा है, तो भैया आपने याद कर लो हेला ख्याल का। इस ख्याल को शुरू होने से पहले बम वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है, यानी शुरुआत में तो बम वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और साथ साथ में आपके इस ख्याल का जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, नौबत। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, बम वाद्य यंत्र और नौबत कौन से ये दोनों जो वाद्य यंत्र हैं वो कौन से ख्याल से रिलेटेड है, तो अपने याद कर लेना हेला ख्याल से रिलेटेड। यह ख्याल संगीत दंगल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इसकी मुख्य विशेषता है हिला देना, यानी लंबी टेर से आवाज देना जो है इस ख्याल की मुख्य इंपॉर्टेंट तौर पे विशेषता है। हिला देना, जो अपन लंबी आवाज देते हैं हिला देना, वो इस ख्याल की मुख्य विशेषता है। इसी वजह से नाम क्या पड़ा, हेला ख्याल। जगह कौन कौन से ज्योग्राफिकल रीजन में है, तो लालसोट जो कि आपके स्थित है दौसा में और सवाई माधोपुर जिले में एक ख्याल बड़ा फेमस है। ख्यालों की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं राजस्थान के रमत लोकनाट्य की तरफ। रमत लोकनाट्य की जो उत्पत्ति होती है वो हमें देखने को मिलती है जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर उत्पत्ति देखने को मिलती है। जैसलमेर के अंदर साथ साथ में बीकानेर जो है उसका भी रमत लोकनाट्य है, बड़ा फेमस है। बीकानेर में आचार्यों की चौक पर जो है वो रमतों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और जैसलमेर के एक बड़े इंपॉर्टेंट तेज कवि हैं, तेज कवि वही हैं जिन्होंने 1943 के अंदर स्वतंत्र बावनी नाम की किताब महात्मा गांधी को भेंट की थी। तेज कवि रमत के लोकनाट्य से रिलेटेड है और उन्होंने स्वतंत्र बावनी नाम की जो किताब है वो किसको लिखी थी, महात्मा गांधी को, एमजी को, महात्मा गांधी को जो है वो स्वतंत्र बावनी किताब जो है वो भेंट की थी। कब, 1943 में। तो तेज कवि का नाम तो वहां पे भी याद कर लेना। रमत के बड़े इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, ने रमतों का अखाड़ा जो है वो प्रारंभ किया कहां पर, जैसलमेर के अंदर। तेज कवि जो कि रमतों का अखाड़ा प्रस्तुत करते हैं, तेज कवि रमतों का अखाड़ा जो है वो पूरी तरीके से स्टार्ट करते हैं कहां पर, अपने जैसलमेर के अंदर। आगे बीकानेर में रमतों का प्रारंभ जो है वो फक्कड़ दातारी रमत से होता है। क्लियर हो गई बात। और अगर अपन बात करें कि इस रमत के कोई प्रमुख रचयिता हैं, मुख्य कलाकार हैं, तो उनके नाम क्या याद रखने हैं, उनको भी देख लो। मणिराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज और तेज कवि का नाम जो है आपको प्रमुख रचयिता, रमत के प्रमुख रचयिता के तौर पर याद रखना है। इस रमत के अंदर विषय वस्तु क्या होती है, कौन कौन सी कहानियां होती है, उनको भी देख लेते हैं। प्रमुख रमत कौन कौन सी है, पूरण भक्त, मोर ध्वज, लैला मजनू, अमर सिंह राठौड़ की रमत, बारह गुवाडरी रमत, रावलों की रमत, हीडा उमेरी की रमत, फागू जी की रमत, मणिराम जी की रमत और साथ साथ में भक्त प्रहलाद की रमत जो है वो इनकी मुख्य विषय वस्तु के तौर पर अपन देख सकते हैं। जो कहानी का कॉन्सेप्ट है वो इन इंपॉर्टेंट लोक गाथाओं के ऊपर, लोक कथाओं के ऊपर जो है वो बेस्ड होता है। क्लियर हो गए फैक्ट। आगे बढ़ते हैं और रमत खेलने वाले को कहते हैं खिलार और रमत की मुख्य ऊर्जा होती है टेरिये। मुख्य ऊर्जा कौन सी होती है, टेरिये और साथ साथ में खेलने वाले कौन से होते हैं, तो खिलार।
तेज कवि द्वारा रचित रम्मत कौन कौन सी है? मूमल जोगी, भृतहरि और छबीली तंबोलन जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट तौर पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन से वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है आपके चिमटा, झांझ, तंदूरा, ढोलक जो है वो प्रमुख वाद्य यंत्र के तौर पर देखे जा सकते हैं आपके रम्मत के। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट चलते हैं अपने लोक नाट्य जो कि है आपका तमाशा। तमाशा के बारे में सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि ये जो लोक नाट्य है ये राजस्थान का ओरिजिनल लोक नाट्य नहीं है। कहां से लाया गया है? तो भैया महाराष्ट्र से लाया गया। तमाशा के बारे में मूल फैक्ट कि ये मूल रूप से महाराष्ट्र से लाया गया है। तमाशा ऐसा लोक नाट्य है जो खुले मंच पर प्रस्तुत किया जाता है और जहां पर ही प्रस्तुत किया जाता है उसको अपन कहते हैं क्या भैया? अपने अखाड़ा के तौर पर भी ये देखा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने यहाँ पे याद करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा लोक नाट्य कौन सा है जो राजस्थान के बाहर से आया है या महाराष्ट्र से आया है? तो कौन सा है? तमाशा। और इसे खुले मंच पे या हम जिसे कहते हैं अखाड़ा, उसके अंदर जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। तमाशा लोक नाट्य जयपुरी ख्याल और साथ साथ में ध्रुपद गायन का मिश्रित रूप के तौर पर भी देखा जा सकता है। तमाशा के अंदर संगीत, नाटक और गायक तीनों का जो है एक तरीके से हमें मिश्रण देखने को मिलता है। संगीत का, गायन का और नाटक का, तीनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। कौन से लोक नाट्य में? तो आंसर क्या होगा भैया? अपने फेवरेट तमाशा लोक नाट्य में, जो कि आपके महाराष्ट्र से आया हुआ है। और बढ़ते हैं आगे तो बात कर लेते हैं तमाशा के प्रवर्तक कौन है? तो बंशीधर भट्ट, जिन्होंने माधो सिंह के काल में प्रसिद्ध गायक थे। और हमने कई बार जब हम माधो सिंह पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था कि बंशीधर भट्ट को जो है हम देखते हैं कि कौन से लोक नाट्य से रिलेटेड थे, तो अपने याद कर लो तमाशा से। राजा के दौरान तो पढ़ा ही था, अब अपने लोक नाट्य के तौर पे भी याद कर लो बंशीधर भट्ट। तमाशे की शुरुआत जो है वो किसके समय पर हुई? तो सवाई प्रताप सिंह के काल में हमें तमाशे की शुरुआत देखने को मिलती है। तमाशा लोक नाट्य के मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? हारमोनियम, तबला, सारंगी और नक्कारा जो है वो प्रमुख वाद्य यंत्र। तमाशा के नृत्यकार कौन से हैं? तो भैया आपके गोपाजी भट्ट। मैंने आपको बताया था कि भाई तमाशा के अंदर मिश्रण होता है संगीत का, गायन का और साथ साथ में आपके नाटक का, तो नृत्यकार की जरूरत पड़ेगी। तो नृत्यकार कौन से हैं? आपके गोपाजी भट्ट का नाम अपने याद रखना है। इसके अलावा और भी नाम याद रखने हैं, तो हाँ भाई वासुदेव भट्ट का नाम भी आपको याद रखना है। वासुदेव भट्ट ने हीर गोपीचंद या हीरा गोपीचंद और साथ साथ में हीर रांझा का जो तमाशा है वो प्रारंभ किया था। कौन कौन से कलाकार हैं? गोपाजी भट्ट, फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट जो है इसके प्रमुख कलाकार हैं। और बंशीधर भट्ट जो कि माधो सिंह के तौर पे आए थे, उनका तो नाम आपको सारे के सारे याद करना है। नेक्स्ट अपने लोकनाट्य की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका नौटंकी लोकनाट्य। नौटंकी के अंदर जो है वो 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। और ये जो इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है ये आपके राजस्थान के ईस्टर्न साइड में बड़ा प्रचलित है। कहां कहां पर? भरतपुर में, भरतपुर के अलावा सवाई माधोपुर में, साथ साथ में करौली में, इन सारे के सारे अलवर में, इन सारे के सारे इलाकों में ये लोकनाट्य जो है वो बड़ा प्रचलित है। और अगर पूछ लिया जाए स्पेसिफिक जगह, तो भरतपुर का डीग जो है वो नौटंकी के लिए बड़ा प्रस्तुत है। इसके अंदर हाथ रस शैली की नौटंकी जो है वो भरतपुर के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। और राजस्थान में अगर इस नौटंकी की शुरुआत की गई तो कहां पर की गई थी? तो भैया अपने भरतपुर के अंदर शुरुआत की गई थी। और करने वाले व्यक्ति कौन? तो भैया भूरी लाल का नाम आपको याद रखना है। पूछ लिया जाए नौटंकी का प्रवर्तक कौन है राजस्थान में, तो याद कर लो अपने कौन? भूरी लाल। नौटंकी उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है मैक्सिमम तौर पर उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन कैसे बनेगा? दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए चलो। महाराष्ट्र से आने वाला लोकनाट्य कौन सा है? तमाशा। और उत्तर प्रदेश से आने वाला लोकनाट्य कौन सा है? तो अपने याद कर लो क्या? नौटंकी। नौटंकी का नाम याद रखना है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश से। और स्पेसिफिक जगह पूछ लिया जाए तो हाथरस, हाथरस की शैली भी होती है भरतपुर के अंदर जो नौटंकी होती है, हाथरस से जो है इसका इनिशिएट हमें देखने को मिलता है। प्रमुख नाटक कौन से हैं? तो रूप बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी हरिश्चंद्र और राजा भृतहरि की कहानियां इस नौटंकी के अंदर हमें देखने को मिलती है। और बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट आ गया अपना राजस्थान का गवरी या फिर राई लोक नृत्य। अपने गवरी जो है वो लोक नृत्य के तौर पे भी देखा था, तो लोक नाट्य भी देख लो। यह नृत्य भीलों का एक तरीके का धार्मिक नृत्य है, जिसकी स्टार्टिंग होती है भाद्रपद के माह से प्रारंभ होता है और आश्विन शुक्ल की एकादशी तक चलता है। अप्रोक्सीमेट 1.5 महीने तक जो है ये गवरी चलता है, गवरी नृत्य चलता है। और इसे गवरी उत्सव के तौर पर भी देखा जाता है। अब इस लोक नाट्य के अंदर जो विषय वस्तु होती है, जो कहानी होती है, वो किसकी होती है? तो शिव भस्मासुर की कहानी है। और शिव और पार्वती इसके अंदर मुख्य पात्र के तौर पर रचित की जाते हैं। क्या फैक्ट?
इस नाट्य का मुख्य पात्र जो है वो स्वयं शिव भगवान और पार्वती होते हैं, और ये जो इसकी कहानी बनी हुई होती है वो शिव भस्मासुर की कहानी पर ये आधारित होती है। ये एकमात्र ऐसा लोकनाट्य है, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकनाट्य है जो दिन में प्रदर्शित किया जाता है, जो दिन में जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। बाकी सारे जितने भी लोकनाट्य हैं वो शाम को प्रचलित किए जाते हैं, शाम को प्रदर्शित किए जाते हैं। भाई आप ध्यान से रखो, सुबह की थकान के बाद अब सामाजिक व्यक्ति को कुछ रंग भरने पड़ेंगे, और रंग भरने का काम करते हैं हमारे लोकनाट्य। पर ये एकमात्र ऐसा इंपॉर्टेंट लोकनाट्य है जो दिन में भी प्रस्तुत किया जाता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस लोकनाट्य को मेरु नाट्य भी कहा जाता है। इसमें नृत्य किया जाता है और इसमें शिव को पुरिया कहते हैं, पुरिया कहते हैं। इस इंपॉर्टेंट लोकनाट्य के दो कैरेक्टर्स बड़े फेमस हैं, दो पात्र बड़े फेमस हैं। एक तो पात्र है झामटिया, झामटिया जो कि जो लोगों की सभा होती है उसमें कविता का पाठ करता है, पोयम गाता है झामटिया। और साथ साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जो इसके अंदर फन या हम कहें मजाक को बढ़ाने की कोशिश करता है, और वो है आपका कुटकड़िया। कुटकड़िया क्या करता है कि झामटिया जो भी पोयम बोलता है उसको बार बार दोहराता है और हंसी मजाक का केंद्र बनने की कोशिश करता है। इस इंपॉर्टेंट लोकनाट्य के अंदर हंसी का तड़का लगाने की कोशिश करता है कौन? तो भाई कुटकड़िया, जो जोकर का काम भी करता है। तो इन दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के नाम याद करने, एक तो झामटिया और साथ साथ में कुटकड़िया। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भाई नेक्स्ट लोकनाट्य के, जो कि आपका स्वांग लोकनाट्य, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वांग रचना, स्वांग लोकनाट्य। चैत्र कृष्ण की त्रयोदशी को भीलवाड़ा जिले में मांडल के नारों का स्वांग जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और अगर पूछ लिया जाए कि स्वांग लोकनाट्य के प्रवर्तक कौन है, इंपॉर्टेंट कलाकार कौन है, तो एक तो नाम याद रखना है आपको परशुराम का, और साथ साथ में जिन्होंने स्वांग को भारत में जगह जगह पर फेमस किया, भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित करने का काम जिस व्यक्ति को जाता है वो है जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड जो है, जानकीलाल भांड बड़े फेमस हैं स्वांग लोक नाट्य की तरह, भीलवाड़ा से रिलेटेड हैं। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? बहरूपिया कहते हैं। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं भैया? बहरूपिया कहते हैं। तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि इन लोक नाट्य की आप कदर करें, इनके जो इंपॉर्टेंट हमारे तौर पर जितने भी कलाकार हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, तभी लोकनाट्य जो है वो बच पाएंगे। राजस्थान का एक और लोकनाट्य जो कि है आपका भवाई लोकनाट्य। भवाई लोकनाट्य की हम बात करें, भवाई मुख्यतः गुजरात का लोकनाट्य है, परंतु राजस्थान के गुजरात के समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो भाई तीनों लोकनाट्य के बारे में यहीं पर ही बात कर लो। अगर बात करोगे तमाशा की तो कहां से आया? आपके आया भाई महाराष्ट्र से। अगर बात करोगे आपके नौटंकी की तो कहां से आया? तो भैया आपके यूपी से। और अगर आप बात करोगे भवई की तो आपने याद करना है कि ये आया भैया गुजरात से। तो तीन इंपॉर्टेंट लोकनाट्य हैं जो राजस्थान के ना होने के बावजूद भी राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्यों के तौर पे देखे जा सकते हैं। कौन से हैं? तो तीनों याद कर लिए, तमाशा, नौटंकी और भवई। और साथ साथ में प्रसिद्ध भवई नृत्य कौन सा है? तो आपके जसमाउडन, सगीजी, सगोजी, बीकाजी और बाघाजी जो है आपके प्रमुख भवई लोक नाट्य के तौर पर देख सकते हैं। सांगीलाल संगड़िया भवई नृत्य के विश्व के सबसे प्रसिद्ध कलाकार के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। सांगीलाल सांगड़िया, सांगीलाल सांगड़िया का नाम आपको प्रमुख कलाकार के तौर पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और ये आ गया भाई राजस्थान का चार बैत लोकनाट्य, बड़ा फेमस और बड़ा इंपॉर्टेंट है। चार बैत लोकनाट्य का जो प्रमुख केंद्र है, ये हम देखें कि जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है आपका टोंक। तो टोंक क्षेत्र का सबसे प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है? तो भैया अपना चार बैत लोकनाट्य। और अगर पूछ लिया जाए कि भाई इसकी स्टार्टिंग किसने करी या किसके टोंक नवाब ने या कौन से नवाब ने जो है इस इंपॉर्टेंट लोकनाट्य को आगे बढ़ाया, तो अपने याद कर लेना नवाब फैजुल्ला के समय पर इसकी स्टार्ट होती है। और जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उनका नाम है अब्दुल करीम खां, साथ साथ में खलीफा करीम खां निहंग जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं आपके चार बैत लोकनाट्य के। इसके अंदर क्या होता है, इसकी विषय वस्तु क्या है उसको भी देख लो। इसमें कुछ गायक जो है वो ऊंची कूद लेकर या घुटनों के बल खड़े होकर जो है वो डफ को उछालते हैं, और यही इस लोकनाट्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन कहां से आएगा? चार बैत लोकनाट्य कहां का फेमस है? तो टोंक का। और इसके जो इंपॉर्टेंट कलाकार कौन से हैं तो उनके नाम याद रख लेना भैया, अब्दुल करीम खां, साथ साथ में खलीफा करीम खां निहंग, निहंग का नाम याद रख लेना, जो कि आपके जुड़े हुए हैं भैया आपके चार बैत लोक नाट्य से। क्लियर हो गई बात? और भाई एक आपके लिए टेबल बना दी जो इंपॉर्टेंट टेबल के तौर पे देख सकते हो, जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कलाकार हैं लोक नाट्यों के उन सभी को इंक्लूड किया है। तो टेबल के तौर पे देख लेते हैं। एक तो है गौरी भानु भारती,
चार बैंत भाई टोंक का है, अब्दुल करीम खान और खलीफा करीम खान निहंग, निहंग का नाम याद रख लेना भैया, निहंग। इसके अलावा तुर्रा कलंगी तो चेतराम सोनी जी, हमीद बेग और ताराचंद का नाम याद रखना है। और मेरे को एक बात बता दो कि भाई बहरूपिया का जब याद करोगे तो पुरुषोत्तम लाल और साथ साथ में जानकी लाल भांड, परशुराम का नाम भी आपको याद रखना है। और कौन कौन से, तो नौटंकी में आपको नाम याद रखना है भूरीलाल का, ठीक है भाई। कुचामनी ख्याल में आपको नाम याद रखना है लाछीराम का, और साथ साथ में उगम राज का नाम आपको कुचामनी ख्याल के तौर पर रखना है याद। आगे बढ़ो भाई, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट, तो शेखावटी ख्याल में नानूलाल राणा और डुलिया राणा। रमत की बात की जाए तो स्वर्गीय राम गोपाल जी मेहता, गंगा देवी सेवक और सूरज जीतनलाल गिडोगी का नाम याद रखना है। माच का ख्याल तो नाम याद रखना है बक्सूलाल खमेसरा। तमाशा जो कि आया था आपके महाराष्ट्र से बंशीधर भट्ट, फूलजी भट्ट और गोपीचंद वासुदेव भट्ट का नाम याद रखना है। रासलीला के तौर पे नाम याद रखना है शिवलाल कुमावत, राम स्वरूप जी और हर गोविंद जी का नाम आपको रासलीला के प्रमुख कलाकारों के तौर पर याद रखना है। तो भाई आज की इस क्लास में अपन ने कई सारे लोक नाट्य देखे। लोक नाट्य को याद करना है तो सिर्फ चार चीजें याद कर लो, कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है, क्या विशेषता है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट कलाकार हैं और विषय वस्तु क्या है। ये चार चीजें याद रह जाएगी तो लोक नाट्य बड़ी आसानी से हो जाएंगे। अब याद कैसे करना है, छोटे छोटे माइंड मैप्स के साथ, ज्योग्राफिकल रीजन के साथ टेस्ट करते चलो, एक ही क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ते चलो, आसान हो जाएगी क्लास और आपका सिलेक्शन भी निश्चित हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमारे साथ बने रहें और मिशन ज्ञान के इस परिवार को इसी तरीके से प्यार कीजिए। थैंक यू।